Hello students, today we will see on what factors the resistance depends. But before discussing the factors, I'll just remind you what resistance is. So resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. Resistance क्या होता है? Resistance एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लो ऑफ चार्ज को उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको वो क्या करता है? अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. सो आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल. तो किस किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी नेचर पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मान लो हमारे पास एक वायर है, वायर गोल होती है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? जो उसका पूरा गोल एरिया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उस एरिया को हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड किया कि उसकी लेंथ कितनी है, वो किस मटेरियल से बना है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है. अब देखते हैं इसके ऊपर कैसे डिपेंड होता है. Resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length. अब जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर का, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ का क्या मतलब हुआ? R प्रोपोर्शनल L. मतलब जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. उसके बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा. ये नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे जो एरिया बढ़ेगा जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ेगी हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. सो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने लिखा R मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हमारी लेंथ, एंड R दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा एरिया. इसको हमने 1/A लिख लिया. सो इसको अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A. मतलब जो हमारा R है वो किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? हमारे लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? हमारे एरिया के. उसके बाद जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हम वहां पे कांस्टेंट लगाते हैं रो. तो ये हमारा बना R इक्वल्स टू रो इंटू L/A. हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमें वहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ा रो. अब रो क्या है? रो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. तो रो क्या है? रो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है. किसका? मटेरियल का. ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का जिसका हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. और रो का हमारा ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर. अब हमें पता है कि कंडक्टर में से करंट इजीली फ्लो करता है. दैट मीन्स अगर उसमें से किसी चीज में से करंट इजीली फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है. अगर किसी चीज में से करंट पार्शियली फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई है. और अगर किसी मटेरियल में से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, मतलब उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा. वही लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी लो वेयर एज द इंसुलेटर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी. कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है इसलिए उसमें से करंट जो है इजिली फ्लो हो जाता है, और वैसे ही इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है इसलिए उसमें से करंट फ्लो नहीं होता. अब रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर. जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, हमने ओम्स लॉ में एक कंडीशन वहां पे दी थी कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे है रेजिस्टिव कि वो क्यों था? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा हमारी रेजिस्टिविटी, हमारे रेजिस्टेंस में भी क्या आता है? चेंज आता है. सो रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर. उसके बाद हम सबको पता है एलॉयज क्या होते हैं. Alloys having higher resistivity than metals are used in electrical heating devices like iron and toasters. अब एक और बात यहाँ पे आती है कि जब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, तो वहां पे हाई हीट प्रोड्यूस होती है. जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट इजीली फ्लो हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कम होगी. जब हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, और वो करंट किस में चेंज होगा? हमारा हीट एनर्जी में.
इसलिए जो हमारे हीटिंग अप्लायंसेस है उसमें क्या हम यूज करते हैं, एलॉयज, क्योंकि एलॉयज का क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। जैसे कि हमारी आयरन होती है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है, हमारा एलॉय का, ताकि उसका जब रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और उसी से हमारी आयरन गर्म होती है। या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं उसमें भी एलॉय यूज होता है, हीटिंग एलिमेंट हमेशा एलॉय होता है जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। अब हम सबको पता है कि बल्ब में एक छोटी सी फिलामेंट लगी होती है, वो फिलामेंट क्या होती है, टंगस्टन की। अब टंगस्टन का रेजिस्टेंस भी काफी हाई होता है। टंगस्टन इज यूज इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, उसका रेजिस्टेंस भी काफी हाई होता है और इसी वजह से वो हीट अप होके ग्लो करता है। साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना हाई होता है कि वो मेल्ट भी नहीं होता और साथ में वो इतना हीट अप हो जाता है कि वो लाइट इमिट करने लगता है। और वैसे ही ऑन द अदर हैंड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसलिए हमारी जो वायर्स होती हैं हम वो किसकी यूज करते हैं, कंडक्टर्स की। अब हम सबको पता है कि हम घरों पे या तो एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं या तो कॉपर वायर। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कॉपर वायर, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉपर वायर से हमारा करंट वेस्ट नहीं होगा। सो इसका क्या मतलब है, जो हमारा कॉपर वायर है उसका हमारा रेजिस्टेंस कम है, इसलिए उसमें से करंट इजीली फ्लो होगा, हमारी करंट वेस्टेज नहीं होगी। एल्यूमिनियम वायर का भी रेजिस्टेंस हाई नहीं है, बट एज कंपेयर टू कॉपर उसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है, इसलिए उसमें थोड़ी करंट की वेस्टेज होती है। अब ये हमारे पास एक चार्ट हम कह सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर जो हमारा बेस्ट कंडक्टर है वो हमारा सिल्वर है। सो ये हमारा एक चार्ट है, ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स। थैंक यू।